नमस्कार दोस्तों। आइए आज एनर्जी कंजर्वेशन टॉपिक के अंतर्गत यूनिट 7 जो हमारे सब्जेक्ट में टॉपिक है एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, तो इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये हम सभी की ज़िंदगी के लिए बहुत मिरेकुलस और टर्निंग पॉइंट्स है। इसको हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड क्या होता है और ये किस लिए बनाए गए हैं, इसकी क्यों आवश्यकता हुई है, ये सारी चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी हैं। लेकिन इसके थोड़ा सा पृष्ठभूमि में हमें जानना पड़ेगा कि क्या चीज़ है, तो इसको हम 2-3 लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर्स में थोड़ा सा मैं इसको ओवरव्यू आपको देना चाहता हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं इसकी पृष्ठभूमि के बारे में कि एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड कब अस्तित्व में आया। The Energy Conservation Building Code (ECBC) was developed by Government of India for new commercial buildings on 27 May 2007। यानी कि 27 मई 2007 को नई कॉमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड ऊर्जा संरक्षण भवन कोड का शुभारंभ किया गया। ये बेसिकली जो हमारे नए औद्योगिक बिल्डिंगें बनी उनके लिए ऊर्जा संरक्षण के क्या नियम होने चाहिए, वो किस प्रकार से ऊर्जा संरक्षण का पालन करें, इसके लिए कुछ नियम कायदे कानून बनाए गए और उनको 27 मई 2007 को ECBC के रूप में सामने लाया गया। ECBC सेट्स मिनिमम एनर्जी स्टैंडर्ड्स फॉर न्यू कॉमर्शियल बिल्डिंग्स having a connected load of 100 kilowatt or contract demand of 120 kVA and above। तो ये शुरुआत में जो स्टैंडर्ड फिक्स किया गया कि जिस भी कमर्शियल बिल्डिंग के पास कनेक्टेड लोड 100 किलोवाट हो या कॉन्ट्रैक्ट डिमांड 120 kVA से ज़्यादा हो, तो वो बिल्डिंग कम से कम ये एनर्जी स्टैंडर्ड्स को जो इस ECBC में वर्णित हैं इनको फॉलो करेगी, इनको अनुपालन करना चाहिए। करीब करीब एक दशक यानी कि 2007 के बाद 2017 में जून 2017 में इस ECBC कोड को अपडेट किया गया। तो इतना स्लो प्रोसेस रहा, बीच में काफ़ी गैप हो गया था। खैर, इसके पश्चात ECBC कोड जब बनाए गए उसके पश्चात इसका अपडेशन हुआ और हमारे रेजिडेंशियल अभी आपने ये शुरुआत में जो लॉन्च हुआ था वो कॉमर्शियल बिल्डिंग के लिए लॉन्च हुआ था। अब रेजिडेंशियल की भी बात सोची गई तो इसके लिए इको निवास संहिता बनाई गई। द इको निवास संहिता, अब यहाँ पर पार्ट 1 लिखा हुआ है, तो शुरुआत में रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए बनाई गई। तो ये क्या है इको निवास संहिता, इसके मुख्य बिंदु क्या है ये हम जानते हैं। आइए, द बिल्डिंग एनवलप एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड फॉर रेजिडेंशियल सेक्टर इज डेवलप्ड एंड लॉन्च्ड ऑन द डे, आप क्या गेस कर सकते हैं किस दिन ये लॉन्च किया गया था? 14 दिसंबर 2018 को ऑन द ओकेशन ऑफ नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के दिन 14 दिसंबर 2018 को द इको निवास संहिता पार्ट 1 का आगाज हुआ। इसमें जो हमारे आवासीय भवन है जिसमें हम लोग रहते हैं, रेजिडेंशियल सेक्टर्स के लिए जो बिल्डिंगें बनती हैं उनके लिए बिल्डिंग एनवलप को तैयार किया गया। बिल्डिंग एनवलप के बारे में भी बात करेंगे हम, क्या बिंदु इसमें आते हैं। तो अगर आप जैसे शब्द से जानते हैं, बिल्डिंग एनवलप का मतलब ये है कि बिल्डिंग का जो बाहरी भाग है, जो सबसे बाहरी जो दीवारें, आउटर मोस्ट वॉल जो होती हैं, वो एनवलप हो गया एक तरीके से। तो इसमें बाहरी दीवारें, बाहरी खिड़कियाँ, ऊपर छत, तो ये जो भी पोर्शन बाहर जो एनवायरनमेंट को फेस कर रहा होता है उसको एनवलप बोलते हैं। तो बिल्डिंग का वो पार्ट जो है एनवलप कहलाता है। तो उसके लिए कुछ नियम बनाए गए। तो इको निवास संहिता पार्ट 1 डेवलप किया गया। इट हैज़ बीन डेवलप्ड टू सेट मिनिमम बिल्डिंग्स एनवलप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स टू लिमिट हीट गेन्स एंड टू लिमिट heat loss as well as for ensuring adequate natural ventilation and day lighting।
तो ये जो इको निवास संहिता पार्ट 1 बनाया गया, इसमें कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स सेट किए गए किसके लिए, बिल्डिंग एनवलप के लिए, कि वो कम से कम ये चीज़ें जरूर फॉलो करें। कौन सी चीज़ें, लिमिट हीट गेन्स फॉर कूलिंग डोमिनेट के लिए, जहाँ पर कि ठंडक बहुत ज़्यादा है, तो फॉर कूलिंग डोमिनेटेड क्लाइमेट्स, जहाँ पर ठंडी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ हम वातावरण जो है वो कोशिश करते हैं कि हमारा कमरा गर्म रहे, और जहाँ पर हीटिंग डोमिनेटेड एरिया है, जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो हम वहाँ चाहते हैं कि वो वहाँ पर अंदर जो है मकानों के ठंडक बनी रहे। तो इसके लिए कुछ हमने लिमिटेशंस लगाए कि बाहर मतलब ऐसा डिज़ाइन करना चाहिए जिससे कि हीट गेन और हीट लॉस को लिमिट किया जा सके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। जो जहाँ की जैसी जलवायु है, तो जलवायु के अकॉर्डिंग ये परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट किए गए। तो ठंडी इलाकों के लिए अलग स्टैंडर्ड्स बनाए गए, गर्म इलाकों के लिए अलग स्टैंडर्ड्स बनाए गए बिल्डिंगों के लिए। और साथ में ये भी सुनिश्चित किया गया एज वेल एज फॉर इंश्योरिंग एडिक्वेट नेचुरल वेंटिलेशन, कि वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो वेंटिलेशन का टॉपिक हमने पीछे डिस्कस भी किया हुआ है, तो एक बार आप उसको और डिटेल में देख सकते हैं, लेकिन हम आम भाषा में भी जानते हैं कि वेंटिलेशन का मतलब ये है कि हमारे घर के अंदर का जो हवा पानी है वो थोड़ा सा साफ सुथरा रहे, स्वच्छ रहे, अंदर की हवा साफ रहे, स्वच्छ रहे, नुकसानदायक ना हो हमारे लिए। तो इसको अब ये प्रक्रिया जो है वेंटिलेशन कहलाती है, ताकि हम अच्छा अंदर का वातावरण रख सकें। तो नेचुरल वेंटिलेशन होना चाहिए, यानी कि बाहर से प्रकृति से हमारा जुड़ाव जो है वो पर्याप्त मात्रा में हो, ऐसी हमें बिल्डिंग का डिजाइन करना चाहिए। और साथ में क्या ध्यान रखना है, डे लाइटिंग, दिन में रोशनी जो है वो बिल्डिंग के अंदर होनी चाहिए। हमें ये नहीं कि दोपहर में हमें लाइट जलाने की आवश्यकता पड़े, यानी कि एडिक्वेट मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में खिड़कियाँ और रोशनदान इस तरीके से बने हुए होने चाहिए जिससे कि सूर्य का प्रकाश जो है वो घर के अंदर आ सके, और ज़्यादा से ज़्यादा समय तक हम लोग सूर्य की रोशनी का उपयोग करते हुए घर के अंदर बिना बिजली जलाए काम कर सकें। तो ऐसी बिल्डिंग डिजाइन करनी चाहिए। तो इसका पर्पस क्या था, टू पुश फॉर एनर्जी एफिशिएंसी इन द रेजिडेंशियल सेक्टर। तो इसका उद्देश्य ये था कि भाई रेजिडेंशियल सेक्टर में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा मिल सके। क्योंकि देखिए रेजिडेंशियल सेक्टर के ऊपर इतना फोकस क्यों किया गया, क्योंकि ये माना गया कि भाई सबको आवास की आवश्यकता पड़ेगी, तो रेजिडेंशियल सेक्टर बहुत बढ़ेगा, जहाँ मतलब निवास जहाँ लोग कर रहे हैं उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से वहाँ बिजली की खपत भी बढ़ेगी बहुत ज़्यादा। तो इसलिए इको निवास संहिता पार्ट 1 में रेजिडेंशियल सेक्टर को इंक्लूड करते हुए ये विशेष प्रावधान किए गए। The code is applicable to all residential use buildings projects built on plot area greater than or equal to 500 स्क्वायर मीटर। 500 वर्ग मीटर से अधिक, 500 वर्ग मीटर या उससे अधिक के क्षेत्रफल में जितने भी बिल्डिंग्स या प्रोजेक्ट्स आवासीय रूप के लिए बने हुए हैं, तो उन सभी में ये इको निवास संहिता पार्ट 1 जो कि ECBC का पार्ट है वो अप्लीकेबल होगा। तो ये आपने जाना। आइए आगे जानते हैं। द कोड एम्स फॉर प्रमोटिंग डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ होम्स इंक्लूडिंग अपार्टमेंट्स एंड टाउनशिप्स टू गिव द बेनिफिट्स ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी टू द ऑक्यूपेंट्स। इस कोड का, ECBC कोड के अंतर्गत इको निवास संहिता पार्ट 1 में स्पेशल एम ये किया गया कि हम इस चीज़ को बढ़ावा दें कि डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन, हमारी बिल्डिंग का, घरों का डिज़ाइन और घरों का जो संरचना है वो ऐसी हो कि जो इसमें रहने वाले हैं वो ऊर्जा दक्षता के सारे फायदे ले सकें, चाहे वो अपार्टमेंट में रह रहे हो, चाहे कहीं पर किसी भी प्रकार से रह रहे हो, तो उनके घर इस प्रकार से बने होने चाहिए कि वो ऊर्जा दक्ष घर हों। तो ये इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा गया इसमें। तत्पश्चात अब इको निवास संहिता पार्ट 2 लाया गया। In the subsequent years, the new components will be added to the Eco Niwas Sanhita Part 2, which will address other aspects such as energy efficiency in electromechanical equipment for building operations. अब देखिए इको निवास संहिता पार्ट 1 में एनवलप की बात की गई, बिल्डिंग एनवलप की बात की गई,
और पार्ट 2 में फिर अंदर के क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं उन सब पर ध्यान दिया गया। तो हम कौन कौन से बिंदुओं पर ध्यान दिया गया उसको हम देखते हैं। तो एनर्जी एफिशिएंसी किस किस में देखी गई? इलेक्ट्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट फॉर बिल्डिंग ऑपरेशंस। तो बिल्डिंग ऑपरेशंस में जितने इलेक्ट्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट्स आप लगा रहे हैं वो एनर्जी एफिशिएंट हो। रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशंस हो, एम्बॉडीड एनर्जी ऑफ वॉलिंग मटीरियल्स, जो हम दीवारों पर पदार्थ यूज़ करना चाह रहे हैं वो भी हमारे इस टाइप से होने चाहिए, और स्ट्रक्चरल सिस्टम्स भी हमारे इस टाइप से होने चाहिए कि वो एनर्जी एफिशिएंट हों। तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान दिया गया। तो इस टॉपिक पर अगर आप पिक्चर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने लिंक प्रोवाइड किया है, मूवी लिंक। किताब देखना चाहते हैं तो ये BEE.india.gov.in पर आप जा कर के देख सकते हैं। और अगर आप और ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो econiwas.com वेब पोर्टल पर आप जा कर के और डिटेल ले सकते हैं। तो आइए अब आगे चलते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी लेबल फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, इसकी बात करते हैं। लेबलिंग क्या होती है? अभी आपने स्टार लेबलिंग की बात की थी BEE में, अभी लास्ट लेक्चर्स में आपने देखा था कि स्टार लेबलिंग वगैरह की बात की गई थी। तो बिल्डिंग्स के लिए भी लेबलिंग सिस्टम लगाया गया, स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग्स डिसाइड किए गए। तो बिल्डिंग के लिए क्या क्या लेबल्स डिसाइड किए गए इस बारे में जानते हैं। देखिए, एनर्जी एफिशिएंसी लेबल फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स लॉन्च्ड ऑन 26 फरवरी 2019। तो रिसेंट में लास्ट ईयर ही 26 फरवरी 2019 को रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए एनर्जी एफिशिएंसी लेबल बनाए गए और इसको लॉन्च किया गया। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? देखिए, द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम इज टू मेक transparent instrument over the energy performance of a home, which will gradually lead to an effective model taken into consideration while deciding over the home prices in future. तो पहला एम ये है। दूसरा एम है, इट ऑल्सो एम्स टू प्रोवाइड बेंचमार्क टू कंपेयर वन हाउस ओवर द अदर ऑन द एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स टू क्रिएट अ कंज्यूमर ड्रिवन मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन सोल्यूशन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी इन द हाउसिंग सेक्टर। तो दो ऑब्जेक्टिव्स अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं। जो मुख्य ऑब्जेक्टिव है इस प्रोग्राम का वो क्या है कि घर जो हमारा वो उसकी कॉस्ट जो है वो किस हिसाब से डिसाइड हो, भविष्य में उसकी कॉस्ट एनर्जी एफिशिएंट घर के हिसाब से डिसाइड हो। ऐसा इसका पर्पस है एनर्जी एफिशिएंसी लेवलिंग करने का। यानी कि हम किसी घर को कहेंगे कि भाई ये 3 स्टार घर है या 4 स्टार घर है या 5 स्टार लेवल का घर है। इसका मतलब है कि जितने ज़्यादा स्टार लेवलिंग या इसकी लेवलिंग जितनी ज़्यादा होगी, रेटिंग जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही ज़्यादा वो एनर्जी एफिशिएंट घर होगा। तो हो सकता है उसकी शुरुआती कीमत ज़्यादा हो, लेकिन भविष्य में वो हमें ऊर्जा के इतने बचत दे देगा कि हमें वो जो शुरुआती कीमत है वो हमारी बैलेंस हो जाएगी और भविष्य में प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा और हम प्रकृति से जुड़ करके ऊर्जा का, प्राकृतिक ऊर्जा का सदुपयोग कर सकेंगे। तो ये मुख्य उद्देश्य था इसका। साथ ही इट ऑल्सो एम्स टू प्रोवाइड बेंचमार्क टू कंपेयर वन हाउस ओवर द अदर ऑन द एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स। तो साथ में ये भी डिसाइड किया कि भाई एक घर और दूसरे घर की तुलना किस बेसिस पर, एनर्जी स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर हो। तो ये एक मॉडल डेवलप किया गया। दिस प्रोग्राम इज अनदर स्टेप टुवार्ड्स रियलाइजिंग द विजन ऑफ एन एनर्जी सरप्लस इंडिया विद 24/7 पावर टू ऑल। तो ये एक भारत सरकार का विज़न भी है कि लोगों को 24/7 मतलब 24 घंटे 7 दिन हमेशा बिजली मिलती रहे। तो इस दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए एनर्जी एफिशिएंसी लेवल को रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए लागू किया गया। आइए आगे देखते हैं इसमें। इन ऑर्डर टू प्रमोट ए मार्केट पुल फॉर एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स, Bureau of Energy Efficiency BEE developed a voluntary star rating program for buildings which is based on the actual performance of the building in terms of energy uses in the building over its area expressed in kilowatt hour per square meter per year। तो देखिए बहुत ही स्पष्ट भाषा में किया गया। तो BEE ने एक ये स्टार रेटिंग प्रोग्राम शुरू किया ताकि मार्केट को
एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग दे सकें। तो इसके लिए, और वो कैसी एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग होनी चाहिए जिसका मेजरमेंट किस बेसिस पे किया जाएगा, किलोवाट आवर पर स्क्वायर मीटर पर ईयर, ये एनर्जी यूजेज उसके कैलकुलेट किए जाएंगे इस टाइप से। तो ऊर्जा दक्ष भवनों के बाजार को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने भवनों के लिए एक स्वैच्छिक स्टार रेटिंग का विकास किया है, जो भवन व इसके क्षेत्रफल में किलोवाट आवर प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष में व्यक्त ऊर्जा उपयोग के संदर्भ में भवन के वास्तविक निष्पादन पर आधारित है। तो एक स्टार लेवलिंग इसके बेसिस पर बनाया गया। एनर्जी एफिशिएंसी लेवल फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, अब ये जो अभी बात की थी मैंने एनवलप्स वगैरह की, तो सबसे पहले शुरुआत में जो एनर्जी एफिशिएंसी लेवलिंग की गई, तो करंटली वॉलंटरी स्टार लेवलिंग प्रोग्राम फॉर 4 कैटेगरीज ऑफ द बिल्डिंग की 4 कैटेगरी के लिए शुरुआत में इसको लागू किया गया। डे यूज ऑफिस बिल्डिंग्स, यानी कि जो ऑफिस की बिल्डिंग केवल दिन में यूज होती है उनमें लागू होना है। बीपीओज, ये बीपीओ जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस चलती हैं उनमें लागू होगा। शॉपिंग मॉल्स में लागू होगा और हॉस्पिटल्स में लागू होगा। हैज़ बीन डेवलप्ड एंड पुट इन पब्लिक डोमेन, तो ये किया गया। वर्तमान में भवनों की 4 श्रेणी को दिन में उपयोग होने वाले कार्यालय, भवन, बीपीओ, शॉपिंग मॉल, अस्पताल के लिए स्वैच्छिक स्टार लेवलिंग कार्यक्रम का विकास किया गया है और इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में लगाया गया है। अगर आप इस पर पिक्चर देखना चाहते हैं तो ये मैंने लिंक दे रखा है, फिल्म एनर्जी एफिशिएंसी लेवल फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, इस पर जाकर के आप देख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं थोड़ा सा एनर्जी संरक्षण भवन कोड की। तो ये हमने पहले भी जान लिया था, ईसीबीसी में 100 किलोवाट के संयुक्त लोड के साथ साथ 120 केवी या इससे अधिक की संविदा मांग वाले नए वाणिज्यिक भवनों के लिए न्यूनतम ऊर्जा मानक तय किए गए हैं, या फिर अभी हमने लास्ट टाइम शुरुआत में देखा था इसको। तो और ये भी जाना था कि ईसीबीसी ऊर्जा प्रदर्शन के मानदंडों को परिभाषित करता है और उस देश की जलवायु क्षेत्रों को ध्यान में रखता है जहां भवन स्थित है। यानी कि ये जो ईसीबीसी के रूल्स बनाए गए हैं वो किसके हिसाब से बनाए गए हैं कि किस एरिया का लोकेलिटी के लिए किस टाइप का भवन होना चाहिए वो हो, और एनर्जी कंजर्वेशन मतलब नेचुरल वेंटिलेशन का उसमें अवश्य ध्यान रखा गया हो, डे लाइटिंग का उसमें अवश्य ध्यान रखा गया हो। आइए नेक्स्ट बात करते हैं भवन के प्रमुख घटक जो संहिता के माध्यम से संबोधित किए जा सकते हैं, ये भी हमने देखे थे। एनवलप मैंने बताया क्या चीज़ होता है, वॉल, रूफ्स और विंडो। मतलब वॉल मतलब दीवारें बाहर की, रूफ्स छत और विंडो खिड़कियाँ, जो बाहर की खिड़कियाँ हैं और बाहर के दीवारें हैं, बाहर की छत है, ये एनवलप कहलाता है बिल्डिंग का। तो इसमें ये लागू होता है हमारा ईसीबीसी। लाइटिंग प्रणाली में लागू होता है, एचवीएसी प्रणाली में लागू होता है। ये आपने लास्ट लेक्चर्स में एचवीएसी की डिटेल्स भी देखी थी, वेंटिलेशन का भी देखा था आपने, और रेफ्रिजरेशन का भी देखा था, और एयर कंडीशनिंग का भी देखा था। तो वो लेक्चर्स पीछे आप जाके देख सकते हैं। जल, ताप और पंपिंग प्रणाली, तो ये भी सिस्टम्स अभी हमने पीछे स्टडी किए हुए थे। तो इन सब चीज़ों का ये जो प्रमुख घटक जो ये 4 मैंने अपने यहाँ पर देख रहे हैं, एनवलप, लाइटिंग प्रणाली, एचवीएसी प्रणाली, जल, ताप और पंपिंग प्रणाली, तो इन सब का और इलेक्ट्रिकल विद्युत प्रणाली का विशेष रूप से इसमें ध्यान रखा गया है। अब आइए बात करते हैं ऊर्जा कुशल भवन तकनीकी की। तो देखिए इसमें ये बहुत डिटेल टॉपिक है, मैं भी यहाँ पर शॉर्ट में डिस्कस करूँगा इसको, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिटेल में जाऊँगा। तो फिलहाल इसको शॉर्ट में जानते हैं कि ऊर्जा कुशल भवन किस प्रकार का होना चाहिए। मतलब हम एनर्जी एफिशिएंट भवन की अगर कल्पना करें तो कैसा भवन किस टाइप से किन मानकों के आधार पर हम उसको तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ बिंदु मैंने छाटे हैं, तो उन बिंदुओं के आधार पर हमें भवन को तैयार करना चाहिए। तो उनके बिंदुवार हम देख लेते हैं। सबसे पहले ऊर्जा कुशल भवन की साइट का चयन, जहाँ पर हम भवन बना रहे हैं उसका स्थान कैसा है, वहाँ वेंटिलेशन की सुविधा क्या है, इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है ऊर्जा कुशल भवन की रूपरेखा, जो आप बिल्डिंग का जिसको बोलते हैं आर्किटेक्चर कैसा होना चाहिए, वो आपका एनर्जी एफिशिएंट आर्किटेक्चर होना चाहिए। ऊर्जा कुशल भवन में वायु का संचार अच्छा होना चाहिए, मतलब वेल वेंटिलेटेड एयर वेंटिलेशन होना चाहिए उसके अंदर। ऊर्जा कुशल भवन में ताप और शीतलन प्रणाली का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ताप और शीतलन प्रणाली मतलब हम हीटर यूज़ कर रहे हैं, रूम हीटर यूज़ कर रहे हैं या एसी यूज़ कर रहे हैं, तो उसका कम से कम यूज़ करना पड़े ऐसा हमें डिज़ाइन करना चाहिए।
और फिर जब अगर हम यूज़ कर भी रहे हैं तो वो एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट्स हमें यूज़ करना चाहिए। उच्च क्षमता वाले जल तापक यूज़ करना चाहिए। वाटर हीटर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हाईली एफिशिएंट होना चाहिए, एनर्जी एफिशिएंट होना चाहिए। ऊर्जा कुशल भवन के लिए अक्षय ऊर्जा स्रोत का प्रयोग करना चाहिए। अगेन हमें ये बार बार ध्यान रखना चाहिए कि अक्षय ऊर्जा स्रोत यानी कि जो हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं उनका हमें मैक्सिमम यूज़ करना चाहिए। कूलिंग के लिए चाहे हम हवा यूज़ कर रहे हैं और गर्मी के लिए हम सूरज की रोशनी यूज़ कर रहे हैं, तो इन सबका विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ डिटेल्स पे मैंने नहीं गया हूँ, यहाँ केवल बिंदुवार बताया गया है। ऊर्जा कुशल भवन के लिए प्रकाश जो हमारे लाइटिंग है वही पुनः बात वही आती है कि हमें सूरज की रोशनी को अपने कमरों के अंदर पहुंचाने की इस टाइप से आर्किटेक्चर डिजाइन करना चाहिए कि कमरों के अंदर हर एक कोने पर प्रकाश सूरज का पहुंच सके, ताकि हमें एलईडी बल्ब या लाइट दिन में ना यूज़ करना पड़े। तो जब सूरज की रोशनी तब हम उसका यूज़ कर सकें, तो इस टाइप की हमें डिजाइनिंग होनी चाहिए। ऊर्जा कुशल भवन के लिए ऊर्जा प्रभावी उपकरण होने चाहिए। तो जो भी हम इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं वो एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट्स हमारे यूज़ होने चाहिए। ऊर्जा कुशल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स और कार्यालय के उपकरण होने चाहिए, यानी कि जो भी हमारी बिल्डिंग है उसमें हम ये जो इक्विपमेंट्स बिल्डिंगों घरों में सब जगह यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ करते हैं, कंप्यूटर्स इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं। तो जो भी वेरियस इक्विपमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं, फैन, इलेक्ट्रिसिटी, मोटर, गीजर, ये सारी चीज़ें हमारी एनर्जी एफिशिएंट होनी चाहिए। ऊर्जा कुशल भवन दीवार की विकल्पना वही चीज़ बताई कि बाहरी एनवलप में जो हमारा होना चाहिए वो दीवारें बहुत एनर्जी एफिशिएंट होनी चाहिए। तो ये मैंने कुछ बिंदु डिस्कस किए, इसका डिटेल स्टडी हम बाद में करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। एनर्जी कंजर्वेशन कोर्स से हम क्या लाभ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इसका थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रदत्त एक जानकारी के अनुसार ECBC 2017 के सफल अनुपालन से जहां एक और 2030 तक लगभग 300 अरब इकाइयों की ऊर्जा बचत होगी, वहीं दूसरी ओर एक वर्ष में 15 गीगावाट से भी अधिक ऊर्जा मांग में कमी आएगी। दूसरे शब्दों में इससे तकरीबन 35,000 रुपये करोड़ की बचत तो होगी ही, साथ ही 250 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में भी कमी आएगी। तो ये चीज़ हम ECBC के द्वारा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये हमने प्रपोज रख रखा है। ECBC को विद्युत मंत्रालय के तहत तैयार किया गया था। हालांकि इसका कार्यान्वयन राज्य सरकारों के शहरी विकास विभाग जैसे कि नगर पालिका निगमों, शहरी स्थानीय निकायों के साथ नामित राज्य एजेंसियों के द्वारा के सहयोग से किया जा रहा है। तो मतलब इसका इम्प्लीमेंटेशन जो ECBC कौन करेगा, स्टेट एजेंसीज ही करेंगे जो कि नॉमिनेटेड होती हैं। तो नॉमिनेटेड स्टेट एजेंसीज NSA जिसको हम कह सकते हैं, वही लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। संहिता को अपनाने, इसका कार्यान्वयन और प्रवर्तन करने में कई हितधारकों को शामिल किया गया है। इन सब में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ साथ राज्य तथा स्थानीय समकक्षों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसमें सभी का रोल होता है, ताकि संहिता, ये जो इको संहिता पार्ट 1 पार्ट 2 बनाया गया है, इन सबका इसको पूरा करने में सबका रोल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत में ECBC को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए स्थानीय निकायों के प्रयासों को केंद्रीय और राज्य सरकारों के साथ एकीकृत करना बेहद जरूरी है। ECBC के उचित कार्यान्वयन और निष्पादन के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी के साथ साथ जवाबदेहिता में भी वृद्धि की जानी चाहिए। ऊर्जा दक्षता में सुधार से स्थायी विकास को प्रोत्साहन देने और अर्थव्यवस्था को प्रतिस्पर्धी बनाने का दोहरा उद्देश्य पूरा होता है। ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने की विकट चुनौतियों को पहचानते हुए और एक स्थायी विधि से वांछित गुणवत्ता की पर्याप्त और विविध ऊर्जा प्रदान करते हुए दक्षता में सुधार लाना ऊर्जा नीति का महत्वपूर्ण घटक बन गया है। ऊर्जा संरक्षण को घटते ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के विचार के साथ ही अधिक महत्व दिया गया है। तो ये कुछ रूल्स हमने एक्सपेक्ट किए हुए। और शुरुआत में कोड के पहले भाग की शुरुआत ऊर्जा की बचत वाली रिहायशी इमारतें डिजाइन करने की मकसद से की गई, जो भी हमने देखा था। इसमें इमारत के अंदर से के हिस्से को शुष्क, गर्म, ठंडा रखने और इमारत के बाहरी हिस्से की नींव को न्यूनतम मानक निर्धारित किए गए। इसके कोड लागू करने 2030 से प्रति वर्ष 1 अरब यूनिट की बिजली की बचत की संभावना थी। हमने सब चीज़ें एक्सपेक्ट करी थी जो हम देख चुके हैं। तो ये हमें बेनिफिट्स मिल रहे थे। अगर आपको इसमें और डिटेल्स में जाना है ECBC कोड के, तो ये powermin.nic.in, यहाँ पर आपको और डिटेल्स स्टडी मिल जाएगी। तो फिलहाल इस लेक्चर में हम यहीं पर रुकेंगे और ECBC कोड भवनों के लिए और भवन की रूपरेखा क्या होनी चाहिए, जो आपके बिंदु बताए थे, उन बिंदुओं की डिटेल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।